नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो सेशन हमने रखा है वो जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है क्लास 12th के, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछी जा सकती है या संभावना कहाँ कहाँ से है। ठीक है, जैसे अभी सीबीएसई के मिड टर्म एग्जाम्स होंगे तो उनके लिए भी कौन कौन सी टॉपिक है, न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकती है, थ्योरी पार्ट कहाँ से, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और जो सैम्पल पेपर अभी सीबीएसई ने निकाला है उसको एनालाइज किया। उसके बेसिस पे ये वीडियो क्लास 12th के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक देखेंगे। हर टॉपिक आपको बताया जाएगा कि कौन से कितने नंबर का आपके पास कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से थ्योरी पूछी जा सकती है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि देखिए बेटा स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है, और अगर स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और यानी कि 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। सीबीएसई पैटर्न हो या अदर कोई भी आपके पास यानी कि एचबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए तो मतलब उससे तो सिंपल ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों बोथ के लिए है, चाहे एचबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपके पास है यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का है। मैं सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। कितने मार्क्स का बेटा? 7 मार्क्स का है। थ्योरी कहाँ कहाँ से पूछी जाती है इसमें, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है, और लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी। लेकिन फिर भी स्टेटमेंट पूछ लेता है। जो सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट पूछता है हेनरी लॉज। ठीक है, फर्स्ट आपको हेनरी लॉ से स्टेटमेंट पूछेगा थ्योरी में। सेकंड आपको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि इनकी स्टेटमेंट। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यहां से पूछ सकता है। और फिफ्थ जो आपके पास है एजियोट्रोप। ये थ्योरी में कुछ 5 टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बेटा, आपको आइडियल नॉन आइडियल में एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल में आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। बिल्कुल, एजियोट्रोप्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका थ्योरी का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स कहां से पूछ सकता है। न्यूमेरिकल पार्ट, फर्स्ट जो टॉपिक है आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, वहां से संभावना है न्यूमेरिकल पूछने की। सेकंड आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो मोस्ट आती है आपके पास रिलेटिव lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, ठीक है, elevation in boiling point, elevation in boiling point, ठीक है भैया। इसके अलावा नेक्स्ट जो पूछ सकता है आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से भी न्यूमेरिकल आएगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है वोंट ऑफ फैक्टर, वोंट ऑफ फैक्टर, ये आपके यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। वोंट ऑफ फैक्टर में भी अगर मैं कुछ बता दूं, जैसे ग्लूकोज का है, आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसकी आई की वैल्यू वोंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा 7 नंबर्स का है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, थ्योरी भी आ सकता है, थ्योरी इससे बाहर नहीं आएगी, मोस्ट प्रोबेबली यानी कि पॉसिबिलिटी है पूछेगा तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल पूछी हुई है, जो अब की बार CBSE ने रिलीज किया है सैंपल पेपर, उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करने में, और आपको बहुत मतलब जो प्रीवियस ईयर में यानी कि लास्ट 10 ईयर में जहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहा है फर्स्ट चैप्टर में, वो आपके सामने रखें। तो ये आपके पास थ्योरी है, देखिए हेनरी लॉ फर्स्ट, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके ग्राफ, इनकी स्टेटमेंट हेनरी लॉ की, इनका आपको ग्राफ भी पता होने चाहिए, एग्जांपल्स भी कौन से आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए एजियोट्रोप्स की क्या होता है, न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन टर्म बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से क्वेश्चन की संभावना कहाँ से आती है आपके पास, है तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हुआ, लो ओवर गया, नीचे गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कम होना, एलिवेशन होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, नीचे जाना, ऑस्मोटिक प्रेशर और वोंट ऑफ फैक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्ट्रेटेजी वाइज चलोगे तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। तो ये सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है, क्योंकि अभी CBSE के मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं, और मिड टर्म में अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे तो 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास सॉल्यूशन है, ये कितने 7 नंबर्स का है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लिए, इन्हीं टॉपिक से आपसे पूछा गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके पास है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर 9 मार्क्स का, सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है ये चैप्टर 9 मार्क्स का, ठीक है। अगर थ्योरी की बात करूं, फर्स्ट जो आपसे पूछेगा, डायग्राम पता होना चाहिए आपको गैल्वेनिक सेल का, डायग्राम, गैल्वेनिक सेल का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सेकंड प्राइमरी सेल, थर्ड सेकेंडरी सेल, कौन कौन से प्राइमरी सेल आते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सेल है, सभी के बारे में उनके डायग्राम्स पता होने चाहिए। फोर्थ फ्यूल सेल,
फ्यूल सेल बेटा, ठीक है। इनके आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इनके यूजेस कहाँ पे यूज होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड इनके यूजेस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर जो टॉपिक है वो है कोरोजन, जो लास्ट टॉपिक आता है कोरोजन, और उसमें बेटा उस कोरोजन के प्रिवेंटेशन यानी कि कोरोजन के बचाव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्योरी में। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा, न्यूमेरिकल्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी आपके पास चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो बेटा ज़्यादातर डिपेंड करते हैं या ज़्यादा वेटेज रखते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो न्यूमेरिकल्स तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछ सकता है, फर्स्ट जो ई नोट सेल से पूछेगा, ई नोट सेल कैलकुलेट करवाएगा आपसे, ठीक है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी से पूछ सकता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है फर्स्ट। सेकंड नस्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, नस्ट इक्वेशन यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। नस्ट इक्वेशन में भी आपसे ई सेल निकलवा लेगा, कैलकुलेट करवा लेगा। नंबर थर्ड आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी यहां से पूछेगा। सेकंड मोलर कंडक्टिविटी, यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा, कंडक्टिविटी से और मोलर कंडक्टिविटी से। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो कोलराज लॉ, कोलराज लॉ, इसमें आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा 100%, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ आपके पास टॉपिक है वो है फैराडे लॉज, फैराडेज लॉ, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ये दोनों यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा। तो ये न्यूमेरिकल्स के पोर्शन है, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये थ्योरी है और ये न्यूमेरिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 9 मार्क्स का आएगा भाई, सीबीएसई पैटर्न में 9 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक सेल का पता होना चाहिए आपको, उसका डायग्राम पता होना चाहिए, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल की रिएक्शन, सेकेंडरी सेल की रिएक्शन, फ्यूल सेल की रिएक्शन, उनकी यूजेस, कोरोजन, उसके प्रिवेंटेशन, कि मेटल का खराब होना कोरोजन कहलाता है, उसको प्रिवेंट कैसे, गैल्वेनाइजेशन से जिंक की कोटिंग कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि इस प्रकार से आप कोरोजन, इसके अलावा ई नोट सेल, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से न्यूमेरिकल पूछेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन से पूछेगा, ई सेल कैलकुलेट करवाएगा आपको। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराज लॉ से यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और लास्ट आपके पास फैराडेज लॉ। यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और प्रीवियस ईयर में इन्हीं टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल पूछी गई है बेटा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में यहीं से न्यूमेरिकल पूछी गई है। सेकंड चैप्टर ये था आपका, और ये आपके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को। स्ट्रेटेजी बना के अगर आप करते हैं, आप फोकस करिएगा, जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सीबीएसई पैटर्न वालों के लिए बोल रहा हूँ, जितना तकरीबन हो गया होगा 80% के अप्रोक्सीमेट सबका सिलेबस हो गया है सीबीएसई में। तो आप एक बार थ्योरी रिवाइज करिएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा बेटा क्वेश्चन आंसर करने के लिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करोगे, जितना आप PYQ लगाओगे प्रीवियस ईयर, उतना ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतना ही आप लोगों के लिए आसानी होगी, यानी कि हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब चैप्टर थर्ड की बात कर लेते हैं। चैप्टर थर्ड जो केमिकल काइनेटिक्स है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स है भाई, ठीक है। ये बेटा आता है 7 मार्क्स का,
केमिकल काइनेटिक्स आएगा 7 मार्क्स का। तो इसमें थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है। थ्योरी में फर्स्ट आएगा आपके पास बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूछ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूछेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ये पूछेगा। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ये पूछेगा फर्स्ट। सेकंड रेट लो पूछ सकता है, रेट लो पूछ सकता है, यानी कि कोई रिएक्शन दी होगी उस पर आपको बताएगा कि भाई रेट लो बताइएगा, इस रिएक्शन पे रेट लो लगा के बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। थर्ड जो आपके पास है ऑर्डर पूछ सकता है। थर्ड यानी कि रेट लो दे देगा आपको के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। और यहाँ से आपसे ऑर्डर पूछ लेगा जो क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है। फोर्थ आपके पास मोलिकुलरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है मोलिकुलरिटी, ठीक है। मोलिकुलरिटी में भी एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है या एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा फिफ्थ जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ सकता है। जीरो ऑर्डर की यूनिट पूछ सकता है जो क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर की ऐसा यूनिट पूछे तो ये क्या हो जाएगी बेटा मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये आपके थ्योरी पूछ सकता है। अब न्यूमेरिकल पार्ट देखिएगा, न्यूमेरिकल कहां से पूछ सकता है इसमें। न्यूमेरिकल फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, जो इंटीग्रेटेड रेट लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से वहां से न्यूमेरिकल पूछेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड जो आपने सीखा वहां से इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लो में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ग्राफ पता होना चाहिए आपको, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ पता होना चाहिए। हाफ लाइफ पता होना चाहिए यानी कि टी हाफ पता होना चाहिए। और इसके अलावा अरिहेनियस इक्वेशन, अरिहेनियस इक्वेशन यहाँ से, ठीक है। अरिहेनियस इक्वेशन में आपसे ई ए कैलकुलेट करवा लेगा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करवा लेता है मैक्सिमम टाइम में। ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये है इस चैप्टर में आपके पास केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर इसमें थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। न्यूमेरिकल से एक न्यूमेरिकल आ सकती है 2 से 3 मार्क्स की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा चैप्टर 4 की बात करूं।
डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये पूरा आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरी आएगी। और ये आपके पास ये भी बेटा 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है, इसमें कंप्लीट थ्योरी आएगी आपके पास। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक की, सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है डी ब्लॉक में, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, फर्स्ट है एटॉमिक रेडियाई, सेकंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करवा सकता है आपसे। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फोर्थ इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फोर्थ इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। फिफ्थ आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सिक्स्थ आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। सेवेंथ आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एट्थ आपके पास एलॉय एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉयज एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नाइन्थ आपके पास कलर्ड आयन, ठीक है। इसके अलावा टेंथ और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है KMnO4 की पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन। इसके अलावा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, इन दोनों की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा लैंथेनाइड एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जिरकोनियम और हाफनियम में उनकी सेम साइज क्यों होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रिलेटिव पूछता है इससे कि जिरकोनियम और हाफनियम में उनकी सेम साइज क्यों होती है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। इसके आगे लेंथेनॉइड एंड जो आपके पास एक्टिनॉइड है, उनमें सिमिलरिटी, इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, ठीक है जी, इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है एंड डिफरेंस, और इनके डिफरेंस, ये आपके पास 7 मार्क्स का, ठीक है बेटा। ये DNA ब्लॉक है 7 मार्क्स का। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी 7 मार्क्स का है।
इट इज ऑल्सो 7 मार्क्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें भी तो इसमें भी क्या है, ये भी थ्योरेटिकल आपके पास। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर आना चाहिए आपको, ठीक है। नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा उसका नाम पूछेगा, या आपके पास नाम देगा वहां से आपको क्या बनाना है, एंटिटीज बनानी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा इसमें भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए ऑब्वियसली। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपके पास होती है, बीबीटी जिसको बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन जो आती है आपके पास DsP2, ठीक है, sp3 sp3d2 d2 sp3, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर sp3 इज टेट्राहेड्रल, और ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो कंपाउंड देता है, बाकायदा एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ, क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। CO NH3 6 3 प्लस चार्ज, इसके अलावा CO F6 3 माइनस चार्ज, NiCl4 2 माइनस चार्ज, NiCN4 2 माइनस चार्ज। ये बाकायदा एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दे रखे इसमें बीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद आता है बेटा इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT जिसको बोलते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन में अगर डेल्टा नोट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो गया T2G4, ठीक है। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसी में अगर D4 है और रिवर्स है, यानी कि अब की बार पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2G3 T2G3 और Tg1, ये आपका ये पूछ लेता है बेटा। इसके अलावा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में भी कौन सा, स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या पूछ सकता है आपको, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, लिंकेज। इसके अलावा आयोनाइजेशन, ठीक है। आइसोमेरिज्म में सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां से सिस और ट्रांस पूछता है, मिरर इमेज जो आपसे बनवा के देखेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको लिगेंड्स पता होना चाहिए, यूनिडेंटेट किसको बोलते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड किनको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इनके थ्योरी पार्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से यूनिट, यानी कि जो एक तरफ से
अपने लिगेंड्स डोनेट करे, यूनिडेंटेड बाइडेंटेड यानी दो अपने दोनों तरफ से अपने क्या करें लिगेंड्स डोनेट करें। और एम्बीडेंटेड होता है क्या, जो बहुत सा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, आप एग्जांपल भी लिख सकते हो NO2 एम्बीडेंटेड है, SCN सल्फर साइनाइड, ये भी क्या है एम्बीडेंटेड। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरी पार्ट है, इसमें 7 मार्क्स का है और ये आपके पास इतनी थ्योरी, नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर पता निकालना आना चाहिए आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट नोमेनक्लेचर 100% क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर से। ठीक है, वैलेंस वीबीटी में ये आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन दे रखी, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके पास एनसीईआरटी में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लोअर और हायर। ठीक है, T2G में कितने, EG में कितने, कैसे, D4 का कॉन्फ़िगरेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है यहाँ से, D4 का जब D4 कॉन्फ़िगरेशन में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू पेयर एनर्जी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G4, एक नंबर में पूछ लेता है कई बार। वहीं अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड एनर्जी में तो क्या होगा T2G3 और EG1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल और स्टीरियोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में लिंकेज और आयोनाइजेशन। अगर स्टीरियोमेरिज्म आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें सिसोट्रांस आपको मिरर इमेज पूछेगा। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पता होने चाहिए, यूनिडेंटेड बाइडेंटेड एम्बीडेंटेड, इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है बेटा। सबसे जो फर्स्ट है आपके पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 मार्क्स का आएगा बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स के नेमिंग रिएक्शन आनी चाहिए बेटा। नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में कौन कौन सी, सैंडमेयर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में सैंडमेयर रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड इज फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, फिनक्लिस्टिन रिएक्शन। थर्ड आपके पास आती है बेटा स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। अच्छा आपको बता देता हूँ, फिनक्लिस्टिन में क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। स्वार्ज में एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको वुड्स रिएक्शन पता होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स में दोनों आपके पास एल्काइल्स, उनसे बनेगा। वुड्स फिटिंग में एक एल्काइल और एक एराइल पार्ट, इस प्रकार से एक एल्काइल और एक एराइल, ये एराइल है ये एल्काइल पार्ट है, और इसमें दोनों आपके पास क्या होंगे बेटा, दोनों क्या होंगे, दोनों आपके पास एराइल पार्ट होंगे। दिस इज द, ठीक है। इसके बाद आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि अगर हेलोएल्कीन्स या एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाएं जब एक्वस NaOH के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
सेकेंड रिएक्शन, इसी की रिएक्शन जब KCN के साथ करवाओगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होगी, RCN बनेगा, यानी कि एल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट जब आप रिएक्शन करवाओगे AgCN के साथ, AgCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, RNC। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है, जो एक स्टेप में होती है SN2 रिएक्शन। इसमें 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री बेटा। इसके बाद अगर SN1 रिएक्शन, ये पता होना चाहिए आपको, इनके मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, ठीक है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। और इसके ऑर्डर की बात करो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये इसका ऑर्डर आएगा। मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैं अभी कहा बेटा मैकेनिज्म जरूर पता होना है, सिर्फ रिएक्शन नहीं, मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SN1 और SN2 का मैकेनिज्म आपको पता कि रिटेंशन, इन्वर्जन, ठीक है कि नहीं, हाँ पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। एलिमिनेशन रिएक्शन में शेरज़फ रूल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेरज़फ रूल, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करवाऊँ, HX के साथ करवाऊँ एसिड हैलाइड के साथ, तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कोनिकोव रूल, ठीक है जी। और अब जब मैं एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाऊँ, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ये आपके पास 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का है। सबसे पहले मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन कौन सी रिएक्शंस का, फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जब हाइड्रेशन करोगे तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी बेटा, किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। सेकंड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इनके मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म, अगर डिहाइड्रेशन करते हो अल्कोहल का तो क्या बन जाएगा, उल्टा एल्कीन बन जाएगा यार, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर भी बनाता है, ईथर की भी फॉर्मेशन करता है। जो आपके पास टेम्परेचर होगा कितना, अच्छा ये टेम्परेचर होगा कितना 443 केल्विन पे एल्कीन बनेगा, और ये 413 केल्विन पे ईथर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX की रिएक्शन, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ करूँ HCHO या HC डबल बॉन्ड OH,
ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है आपके पास, ये फॉर्मल्डिहाइड है। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और इसी की रिएक्शन अगर एल्डिहाइड के साथ करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। और इसी की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाओगे? कीटोन के साथ करवाओगे, RC डबल बॉन्ड OR, तो आपके पास 3rd डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसके अलावा अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन PCC की फॉर्म यानी कि PCC की प्रेजेंस में, साथ में ऊपर होना चाहिए 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो CrO3 की प्रेजेंस में, 573 केल्विन टेम्परेचर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, ये बना लेगा कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन की फॉर्मेशन कर लेगा। इसके अलावा थ्योरी में आपको क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? देखिए मैकेनिज्म तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई रिएक्शंस में। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है जी। किसमें? कि फिनोल एसिडिक ज्यादा क्यों होता है आपके विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल क्यों होता है? ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक क्यों होता है विद रेस्पेक्ट टू फिनोल? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, अब फिनोल पे चलते हैं बेटा, फिनोल पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन या कोलबाज रिएक्शन भी बोलते हैं, जो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद नेमिंग रिएक्शन थे राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें क्या बोलता है? सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ठीक है। फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे यानी कि नाइट्रिक एसिड, तो बेटा पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। ईथर की बात करूं, ईथर में आपको विलियमसन सिंथेसिस पता होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपके पास जब ईथर रिएक्ट करता है HI के साथ, ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, देन 1 डिग्री और 2 डिग्री आपके पास ये क्या फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, यानी कि अल्काइल बनेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री यहाँ पे। ठीक है। और अगर 3rd डिग्री की फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे SN1 को फॉलो करेगा। ये आपके पास है अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर आता बता एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी अच्छा वेटेज का बेटा, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का ये आपके पास। ठीक है। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में जो आपके पास नेमिंग रिएक्शन है बेटा, ये तो हर हाल में रहती है। रोजनमन रिएक्शन,
रिएक्शन आनी चाहिए आपको, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड्स रिएक्शन, और इनके मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा आपके पास गेटरमान कोच रिएक्शन, ये रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास मैकेनिज्म। इसके अलावा क्लिम्सन रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ये क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट पता होना चाहिए, टेस्ट कुछ है जो आपके पास कौन सा है, टेस्ट कौन से लेते हैं, सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट जो है, टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, इसमें लगते हैं ये टेस्ट एल्डिहाइड में लगते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन किस में लगते हैं आपके पास, इसमें फॉर्मेशन होते हैं। अगर आइडोफॉर्म की बात करूं, आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आइडोफॉर्म टेस्ट, और CH3 CHOH यानी कि अल्कोहल ग्रुप और ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट पे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन सबसे कम, फिर बेटा कीटोन, फिर एल्डिहाइड, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसके बाद नेमिंग रिएक्शन में बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे एप्लीकेबल, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कहाँ पे, जहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, या कि जहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, वहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन एप्लीकेबल। इसके बाद आता है बेटा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड या एसिड साइनाइड, NH2OH, NH2, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अगर ऑर्डर की बात करूं न्यूक्लियोफिलिक में, तो एल्डिहाइड ज़्यादा विद रेस्पेक्ट टू कीटोन, ठीक है भाई। ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी करेंगे बात, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। दो कंप्लीट हो गए हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड में मोस्ट इंपोर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए भाई आपको।
एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा जब एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करेंगे तो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, बेंजोइक एसिड। ठीक है, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन जिसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, प्लस CaO सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम भी होता है। ठीक है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन HVZ, हेल्म-वुड-हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन। HVZ मीन्स हेल्म-वुड-हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी बेटा। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ये चैप्टर यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास अमाइंस। ये आपके पास है 6 मार्क्स का। अमाइंस आएगा 6 मार्क्स का। सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ में भी किस पे? गैसियस और एक्वस पे, गैसियस एंड एक्वस। ठीक है। इसमें भी नेमिंग रिएक्शन है बेटा, नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। क्या फॉर्मेशन होती है इसमें? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, गैब्रियल थैलेमाइड में RNH2। नेक्स्ट आपके पास है कार्बाइलमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको 1 डिग्री एलिफेटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा होफमान, मोस्ट इंपोर्टेंट। होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद टेस्ट आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग जो रिएजेंट होती है वो क्या करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री में क्या डिस्टिंग्विश करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री अमाइंस में क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री में 1 डिग्री अमाइन का ज़्यादा, 2 डिग्री अमाइन का फिर 3rd डिग्री अमाइंस किस प्रकार से ऑर्डर चलता है बॉइलिंग पॉइंट में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। ओके। एनिलीन में आपको क्या क्या? असाइलेशन, ऑफ NH2 अमाइन का। इसके बाद नाइट्रेशन, मेटा प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा नाइट्रेशन में। ये एनिलीन आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता?
does not give, do not give, Friedel-Crafts रिएक्शन। इसके अलावा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट। इसके अलावा कपलिंग रिएक्शन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई अमाइंस में। ठीक है जी, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट फाइनल बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट एंड फाइनल आपके पास है बेटा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स 7 मार्क्स, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बायो का है चैप्टर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपको मोनोसैकेराइड के बारे में पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, उसमें स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, सेकंड रिएक्शन, एंड थर्ड इज एनोमर्स। ठीक है, इसके बाद डाइसैकेराइड, सुक्रोज, सुक्रोज होते हैं डाइसैकेराइड, इन्वर्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिसमें इनकी स्टार्च की टाइप सेलुलोज, जिसमें आपके पास बीटा ग्लूकोज, नेक्स्ट आता है आपके पास ग्लाइकोजन, जो एनिमल स्टार्च होता है, जो आपके पास क्या है एनिमल स्टार्च है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में बात कर लेता हूं आपको। प्रोटीन्स में क्या क्या पढ़ने बेटा, अल्फा एंड बीटा हेलिक्स, फर्स्ट अल्फा एंड बीटा हेलिक्स, सेकंड आपके पास फाइब्रस, ग्लोबुलर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ये पढ़ना है आपको। थर्ड जो आपके पास है डीनेचुरेशन, इसके अलावा अमीनो एसिड्स की बात करूं, अमीनो एसिड में क्या क्या पढ़ना, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, जहां पे NH3 डबल बॉन्ड इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा एम्फोटेरिक आयन, एम्फोटेरिक आयन जो ज्यूटर आयन भी कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपके पास है
नेक्स्ट जो आपके पास विटामिन्स में, अगर विटामिन्स की बात करूं मैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है वो पता होना चाहिए आपको। विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी है, एडीके, कौन सी बेटा, एडीके। दूसरी आपके पास वाटर सोल्यूबल, जो पानी में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पता होना चाहिए आपको, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें एटीजीसी डबल बॉन्ड आएगा एडेनिन थाइमिन के साथ। आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड में एयूजीसी, इसमें ग्वेनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये आपके पास टोटली 10 चैप्टर्स है। 10 में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगी, और ये बहुत ही आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन आंसर PYQs है वहाँ से ये टॉपिक उठाए गए हैं कि कहाँ से आए हुए क्वेश्चंस आपके पास, और यहीं से पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप स्ट्रेटेजिक चलते हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आप आसानी से अगर काम करेंगे तो 95+ CBSE हो चाहे अदर बोर्ड हो, आसानी से गेट कर सकते हैं अगर आप PYQ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी, हाँ दूसरी बात आपके पास, अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर अब की बार CBSE का सैम्पल पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर दे पाओगे, अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा चीज़ों को समझने की, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे कोशिश करिए हर चीज़ को एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करिएगा, ना कि रट्टाफिकेशन की ये याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।